ठीक है। अब ऑप्टिकल इनएक्टिविटी देखने के लिए हम लोग सबसे पहले तो यूएस यूएस या बच गया तो एओएस, या उससे भी अगर बच गया तो हम लोग क्या देखते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। बट इसकी जरूरत नहीं पड़ती अपने को, मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बोला है कि तुम खाली पीओएस और सीओएस ही देखोगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी हम लोग नहीं देखते। कभी कभी वो लोग एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछ लेते हैं, C2 C3 जो हम लोग निकाल रहे थे ना लास्ट टाइम, तो वो लोग कभी कभी पूछते हैं, इसके लिए मैंने बताया था। बट उसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है। तो ये खाली कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, कहीं वर्ड आ जाएगा तो पता होना चाहिए, बट इतना डिटेल में वो लोग कभी जाएंगे नहीं। ठीक है। नॉर्मल, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है एक्चुअली में, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो नॉर्मली समझ लो इसको, बाकी ऐसे कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी नहीं पड़ती इसकी जरूरत। सपोज करो कि अपने पास कोई ऐसा मॉलिक्यूल है। ठीक है। इसमें अपने को कहीं पे भी ये मिलेगा क्या, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में। यहाँ पे Cl है ऊपर और नीचे H है। क्या लगता है, कैसे? कैसे मतलब, तीन एक्सिस बताए थे, एक वो भिंगरी वाला, फिर दूसरा पराठे वाला, और एक कबाब वाला। कैसे भी तुम लोग इसको कर लो, कोई भी इसमें एक्सिस पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि अगर कबाब वाला दोगे तो ये Cl ऊपर आ जाएगा, जो कि नहीं चाहिए अपने को। भिंगरी वाला रोटेशन दोगे तो ये Cl घूम के नीचे आ जाएगा। ये एक एक्सिस दे सकते हैं ना, ये भिंगरी वाला अगर इसको ऐसे घुमा दे 180 डिग्री पे, तो इसका Cl ऊपर चला जाएगा और इसका Cl यहाँ पे। तो एक एक्सिस दे सकते हो, मतलब C2 इसमें पॉसिबल है। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि मान लो इस मॉलिक्यूल को मैंने ऐसे उठा के यहाँ पे रख दिया। ठीक है। मतलब ये वाली एक्सिस यहाँ से ऐसे उठाया, यहाँ पे रख दिया, तो ये Cl क्या होगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ पे C, और ये वाला H ऊपर आ जाएगा, और डबल बॉन्ड ये, फिर ये Cl कहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और ये H नीचे आ जाएगा। ठीक है। अभी भी ये एक दूसरे की प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है। मैंने इसको उठा के ऐसे रखा, यहाँ पे मुझे H चाहिए था, जबकि क्या आ रहा है Cl। ठीक है। यहाँ पे Cl चाहिए था, और यहाँ पे H चाहिए था, Cl आ रहा है। लेकिन इस गिवन सब्सटेंस का अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन की इमेज यहाँ पे बनेगी, और ये Cl की इमेज यहाँ पे, इस Cl की इमेज यहाँ बनेगी, और इसकी इमेज यहाँ पे। अब देखो ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सिमिलर हो रहे हैं क्या, एकदम एग्जैक्टली। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि एक बार रोटेट करने के बाद अपने को सेम स्ट्रक्चर मिलना चाहिए। बट अल्टरनेट का क्या मतलब है कि तुम एक बार उसको कुछ भी करो, उसकी जो मिरर इमेज होगी ना, वो पहले वाले के सेम दिखेगी। अल्टरनेट समझा ना, एक को छोड़ के फिर दूसरी वाली। तो ये इमेज और ये दो इमेज एक दूसरे की क्या मैच कर रही है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसको बोलते हैं अल्टरनेट अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। मतलब इसके आगे वाला रोटेशन छोड़ के उसके बाद वाला रोटेशन उससे मैच करेगा। मतलब ए बी और सी स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं, ठीक है, तो ए और सी क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। ठीक है। बाकी इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है कि नहीं। ए ए और बी क्या हो जाएंगे, नॉन आइडेंटिकल। तो ऐसे स्ट्रक्चर को, जब एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग कैसे सी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इस स्ट्रक्चर को मुझे कितने बार ड्रॉ करना पड़ा कि वापस से ये स्ट्रक्चर मिला, तो एक बार ये, एक बार ये। तो इसके लिए अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, H2। ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को सी से लिखते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को एस से लिखते हैं। ये डिफरेंस है, बाकी कुछ ये नहीं है। और अच्छी बात ये है कि ये अपने को एग्जाम्स वगैरह में पूछते भी नहीं, बहुत वो लोग पूछेंगे तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्वेश्चन जाता है, अल्टरनेट एक्सिस पे नहीं पूछते क्वेश्चन।
खाली कॉन्सेप्ट है, खाली इसको ध्यान में रखो बस, है कि नहीं। या तो हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन पे देखते हैं, या फिर सॉहर्स, या फिर फिशर, और एक अपने पास क्या है, वेज-टेस्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे होते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैंने एक न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाया हुआ है, जो हम लोग देख रहे थे पहले, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl। अब ये आगे वाला कार्बन हो गया, पीछे वाला अगर कार्बन ड्रॉ करो तो मान लो अगर इसी के पीछे एक्लिप्स फॉर्म में CH3 है, Cl है और H है। ठीक है, तो एक मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम लोग थोड़ा ध्यान देना। तो उससे होगा क्या, ये तो न्यूमैन प्रोजेक्शन है अपने पास। जब मैं इसका सॉहर्स प्रोजेक्शन बनाऊंगा तो CH3 के सामने क्या है, CH3, मतलब ऐसे बनेगा। CH3 के सामने क्या है, CH3। क्लोरीन के सामने क्लोरीन, तो ये क्लोरीन जहाँ पे होगा ये क्लोरीन भी वही होगा। और दूसरा हाइड्रोजन के सामने क्या है अपने पास, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन। ये इसका क्या है, सॉहर्स प्रोजेक्शन है, राइट। बट इसी का जब मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाता हूँ ना, न्यूमैन नहीं, इसी का जब हम लोग फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं, तो CH3 के जस्ट सामने क्या है, CH3, तो हमको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। CH3 के जस्ट सामने क्या है, CH3। ठीक। अब क्लोरीन के सामने क्लोरीन, मतलब जहां पे इसका क्लोरीन है वहीं पे इसका भी क्लोरीन होगा। क्लोरीन के दूसरे साइड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, इसके दूसरे साइड हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन। समझा तीनों प्रोजेक्शन। अब हम लोग न्यूमैन ही क्यों फॉलो करते हैं, इसका नेक्स्ट एग्जांपल में मैं बताता हूँ कि क्यों न्यूमैन ही अपन फॉलो करते हैं, फिशर या सॉहर्स क्यों नहीं फॉलो करते। अब देखो दिक्कत क्या होती है मालूम है, मैं एक्लिप्स फॉर्म बनाऊं तो समझ में आता है, बट अगर मान लो कि न्यूमैन में हम लोग ने स्टैगर्ड बना दिया, यहाँ पे CH3 कर दिया, यहाँ पे Br, यहाँ पे H, और इसका अगर मैंने CH3 यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इसका H यहाँ पे और इसका Br यहाँ पे। ठीक है, तो तुम इसका सॉहर्स कैसे बनाओगे। जब तक सामने सामने थी चीजें तो हम लोग बना रहे थे। अब देखो बनाने को तो बना ही सकते हैं कि आगे वाले कार्बन पे CH3 है, लेकिन जो पीछे वाले कार्बन का CH3 वो थोड़ा सा बेंड हो गया ऐसे। ठीक है, फिर इस पे क्या है, एक अपने पास हाइड्रोजन है और एक क्या है, Br है। ठीक, इसका CH3 बेंड हुआ है तो इसका हाइड्रोजन भी बेंड होके बीच में आ गया होगा, और इसका ये भी बेंड होके यहाँ पे Br पे आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग अपने समझने के लिए बना सकते हैं, बट इस ये स्ट्रक्चर अगर किसी को तुम दिखाओगे तो उसको वैसे ही लगेगा ना कि CH3 के सामने Br है, H के सामने CH3 है और H के सामने Br, राइट। तो इसीलिए सॉहर्स प्रोजेक्शन चीजों को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता। समझा क्या बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, अगर इसका तुमको फिशर बनाना होगा तो तब तो और दिक्कत है, क्योंकि फिशर खाली क्या करता है, सामने सामने वाली चीजों को रिप्रेजेंट करता है। मैंने क्या बनाया था, CH3 के सामने CH3, तो एक बार न्यूमैन तो मैं बना सकता हूँ। ठीक है, और बहुत कोशिश करोगे तो सॉहर्स भी बना सकते हो, हालांकि किसी को समझ में नहीं आएगा ये, लेकिन तुम फिशर इसका ड्रॉ कर सकते हो क्या, फिशर प्रोजेक्शन। वो तो एकदम से इम्पॉसिबल है, क्योंकि CH3 के सामने उसमें क्या चाहिए था अपने को, CH3 चाहिए था। अब ऐसा मैं थोड़ी बनाऊंगा कि CH3 इसका यहाँ पे, राइट। तो फिशर इसका बनता ही नहीं है। तो इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा किसको प्रेफर करते हैं कभी भी प्रोजेक्शन के लिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन को। ठीक है, ये तुमको हर एक एंगल को रिप्रेजेंट करके दिखा सकता है कि कौन सा कितने डिग्री पे मूव हो रहा है, जबकि ना तो न्यूमैन में ये पता चलता है और ना ही अपने को फिशर में। ठीक है, वेज डैश का इसके बाद बताता हूँ, चाहिए लिखना है क्या इसको, फिर चले आगे। अब मान लो कि अपने पास एक न्यूमैन का प्रोजेक्शन है, यहाँ पे मैं बोलूँ पीएच, पीएच मतलब क्लियर है ना सबको। CH3, यहाँ पे लगा देते हैं एक H, और यहाँ पे लगा देते हैं C। ये अपने पास एक फिशर का, ये न्यूमैन का प्रोजेक्शन है। ठीक है, सॉहर्स अभी मैं ड्रॉ कर सकता हूँ क्या इसका,
कर सकते हो, क्योंकि आगे वाले कार्बन पे क्या है, पीएच है, पीछे वाले पे क्या है, CH3। राइट साइड दोनों पे क्या है अपने पास H है, और इसके अंदर क्या है अपने पास, दोनों के पास Cl, राइट। तो सॉहर्स भी बन जाएगा इसका। फिशर हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं क्या इसके लिए, पीएच के जस्ट सामने क्या है, CH3। राइट साइड पे दोनों साइड क्या है, हाइड्रोजन, और लेफ्ट साइड पे दोनों साइड क्या है, क्लोरीन। तो इसका फिशर बन सकता है। एक्लिप्स फॉर्म में तुम सब कुछ बना सकते हो, बट स्टैगर्ड या गॉस में गया तो फिर खत्म हो जाता है। अब इसी का अगर मैं बोलूं वेज डैश बनाना अपने को, तो वेज डैश में मैंने तुमको पहले भी बोला है कि एक कार्बन है तो दो क्या होंगे, ऑन द प्लेन होंगे, एक अबव द प्लेन होगा और दूसरा क्या होगा, बिलो द प्लेन। बताया इसे। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है, ऑन द प्लेन। वेज क्या रिप्रेजेंट करता है, अबव द प्लेन, और डैश क्या करता है, बिलो द प्लेन। ठीक है। तो मुझे इसमें से पता था पीएच के सामने क्या है, CH3। तो बड़े ग्रुप को तो ऑन द प्लेन ही बनाने का, पीएच के सामने क्या था, CH3 था। ठीक। तो इनको ऑन द प्लेन ही बनाओ। ये कार्बन पहला, ये दूसरा कार्बन, इसमें CH3 लगा। ठीक है। अब राइट साइड में जो चीजें हैं उनको ना अबव द प्लेन हम लोग लिखते हैं। मतलब इसका भी हाइड्रोजन कहाँ होगा, अबव द प्लेन, और इसका भी हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, अबव द प्लेन। बचे कौन, दो क्लोरीन बचे, तो वो दोनों क्लोरीन क्या होंगे, बिलो द प्लेन, और इसका भी क्लोरीन क्या होगा, बिलो द। समझा, वेज डैश। ठीक है। तो ऐसे वेज डैश ट्राई करते हैं हम लोग। थोड़ा आगे अपने को जरूरत पड़ेगी इसकी। डायरेक्ट स्ट्रेट में निकल गई तो उसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट है। तो यहाँ पे ये जो हम लोग ट्यूब लेते हैं ना, जिसमें से हम लोग ये चीजें पास कर रहे हैं, मतलब इसका भी तो कुछ लेंथ होगा, कितना सोल्यूशन होगा, राइट। यहाँ पे C रिप्रेजेंट करता है किसको, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, और L रिप्रेजेंट करता है लेंथ ऑफ द ट्यूब, कि तुमने कितनी बड़ी ट्यूब ली है और अपने को क्या रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है। तो C कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ क्या हो जाएगा तुम्हारा, L। ठीक है। तो जितने भी एंगल पे वो रोटेट कर रहा है, दैट इज थीटा। थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इन दोनों के मल्टीपल के, कॉन्सेंट्रेशन इनटू लेंथ, है कि नहीं। तो अगर कोई बोलता है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि तुमने किसी ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया और उसने उसको रोटेट कर दिया, तो वो तुमको सामने से ये क्वेश्चन पूछेगा कि कितने डिग्री पे। एकेडमिक्स में अपने को सिर्फ इतना ही था कि वो रोटेट करता है, ठीक है, बट कितने डिग्री पे करता है, वो जब कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग उसको सामने से क्या पूछेंगे कि पहले उस सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन और उस ट्यूब की क्या बताओ, लेंथ बताओ, तो हम लोग आंसर दे सकते हैं। समझा। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितने डिग्री पे रोटेट होती है, ये डिसीजन किसका होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन एंड द लेंथ ऑफ द ट्यूब बाय विच द प्लेन पोलराइज्ड लाइट गॉट पासेस। ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट। ठीक है। और फाइनली अगर तुमने मान लो कि प्रोपोर्शनल का साइन तुम लोग हटाते हो, तो अपने को पता है कि एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू सी इंटू एल। अल्फा यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे ना तो वो तुमको चीजें भी कैलकुलेट करवाते हैं कभी कभी, मतलब लेंथ ऑफ द ट्यूब दे देगा, या इसको हम लोग स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन भी बोल सकते हैं। ये तुम्हारा एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा, क्या बोला मैंने, थीटा अपना क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन, कि कितना रोटेट कर रहा है। ठीक। अल्फा क्या है, स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन, जो कि क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और एल क्या है, लेंथ। तो बाकी डेटा तुमको दिया रहेगा और बोलेगा या तो स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन निकाल दो, या फिर एंगल ऑफ रोटेशन, या फिर कॉन्सेंट्रेशन, लेंथ, मतलब बाकी वैल्यूज देके वो कोई भी क्वेश्चन तुमको इस फॉर्मूले पे पूछ सकता है। समझा सबको।
घूम फिर के बात अपनी वहां पे आ रही है कि ऐसा कोई भी सोल्यूशन जिसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री या फिर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गई मुझे, वो सोल्यूशन हमेशा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव। ठीक है। और ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर पीओएस, सीओएस या एओएस नहीं है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक। तो जैसे अगर मान लो एओएस भी वैसे बहुत कम ही टाइम देखते हैं हम लोग, नॉर्मली तुम लोग किस पे फोकस रखोगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री पे। ठीक है। तो चाहिए तो कहीं नोट बना के लिख लेना कि एओएस इज नॉट कंसिडर्ड फॉर एओएस एंड एएओएस, नॉट कंसिडर्ड फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है। तो दो से अपना काम हो जाता है, एक्चुअली थर्ड पे जाना ही नहीं चाहिए। मैं कुछ मॉलिक्यूल बना रहा हूँ, तुम लोग देख के बताओ कि वो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या इनएक्टिव। ठीक है, ट्राई करो अपने हिसाब से। पहला इनएक्टिव, क्यों, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना बीच में। दूसरा इनएक्टिव, क्यों, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें इनएक्टिव है, क्यों, सेंटर ऑफ सिमेट्री ये इनएक्टिव है। लास्ट वाला, ये वाला कैसे इनएक्टिव है यार, ये वाला, ये एक्टिव होगा ना, इसमें कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर तो अपन यहाँ पे लेंगे ना, तो इसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, बट इन दोनों की इमेज इस पे बननी चाहिए थी, राइट ना। ये सीएल यहाँ पे भी आना चाहिए, नहीं ये एक्टिव है, ये इनएक्टिव ना, इनएक्टिव। डाउट किसी को? ठीक है। तो अगर मेरे पास कायरल एटम है, कायरल एटम होते हैं एक्चुअली में, कायरल हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो कायरल कार्बन बोलते हैं, बट ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके चारों पोजीशन पे अलग अलग चीजें हैं वो भी कायरल ही है। जैसे अमाइन है ना, तो इसके पास एक लोन पेयर है मान लो, एक आर ग्रुप है, एक मैं बोलूँ एच है, एक बोलूँ ड्यूटेरियम है। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन भी कायरल होगा क्योंकि इसकी चारों पोजीशन मैच नहीं कर रही है। तो ऑर्गेनिक जब हम लोग पढ़ते हैं तो नॉर्मली ऐसे कंपाउंड जहाँ पे कार्बन क्या होता है, अलग अलग ग्रुप को कंटेन करता है, उसको हम लोग सी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस कार्बन को बताया था ना एकेडमिक में, असिमेट्रिक कार्बन बोलते हो ना, या फिर कायरल कार्बन। तो अगर कोई ऐसा दूसरा मतलब ऑर्गेनिक का नहीं, इनऑर्गेनिक का सब्सटेंस है, उसके भी चारों पोजीशन पे अलग अलग चीजें हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कायरल एटम बोलते हैं इस केस में। ठीक है। तो अब इन सब के बेस पे ये चीज हमेशा क्या होगी, ना तो इसमें सीओएस होगा, ना ही इसमें पीओएस होगा, मतलब कायरल कार्बन हमेशा क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। सही है।
दूसरा, अब मान लो कि मैंने तुमको क्वेश्चन दे दिया कि आइडेंटिफाई कायरल कार्बन, तो पहचान सकते हो क्या? ठीक है, और जोश में हो तुम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन है या नहीं है? चलो बताओ, पहले वाले स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन है या नहीं है? नहीं है। चलो सेकंड में, है या नहीं? इसमें है कायरल कार्बन, ठीक है, वो भी दो हैं। अगर इस कार्बन को मैं देखूं तो इसके एक साइड पे मिथाइल ग्रुप है, एक इस पे हाइड्रोजन होगा, एक ये वाला ग्रुप है, और दूसरा देखो यहां से ऐसे ग्रुप है, दिख रहा है? ये अलग है, ये अलग है, ये भी अलग है, और ये पूरा अलग है। तो ये कार्बन क्या होगा? कायरल होगा। और उसके साथ साथ ये वाला भी तो सेम स्ट्रक्चर है, मतलब ये भी कायरल होगा, राइट ना? इसमें कितने हैं? है रे इसमें, ये देख, ये वाला कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है, तीन नहीं है, दो होंगे। इस कार्बन को अगर मैं देखूं तो एक Cl, एक इथाइल ग्रुप, एक ये पूरा ग्रुप, और एक क्या होगा? हाइड्रोजन होगा चौथा। इसमें भी एक हाइड्रोजन होगा, तो एक मिथाइल, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और एक साइड ये पूरा ग्रुप। तो दो कायरल कार्बन है इसमें। इसमें दो होंगे। नहीं नहीं है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, दो कायरल कार्बन होंगे। पहले में कितने? जीरो। दूसरे में? ये देखिए, एक तो ये है, एक तो ये, दो हो गए, ये तीसरा, ये चौथा, और ये पांचवा, पांच होंगे इसमें। हाँ और क्या, इसमें एक, दो, इसमें जीरो, इसमें जीरो, ये देखो, एक तो ये होगा, ठीक। दूसरा, अगर मैं ये कार्बन पकड़ूं, ठीक, तो ये होगा क्या? कायरल होगा, ये वाला भी होगा, ये भी होगा, और फाइनली ये वाला भी होगा। पांच होंगे ना, एक दो तीन चार पांच, पांच आएंगे। ये कितने? एक, दो, और दो ही है। कौन सा ये? हाँ यार, ये नहीं होगा, ये होगा ना, दो होंगे। लेकिन ये भी नहीं होगा रे, क्योंकि इस पे देख, एक हाइड्रोजन है, चलो एक पोजीशन पे हाइड्रोजन हो गया, एक पे इथाइल हो गया, ये वाला ग्रुप और ये मैच नहीं कर रहे ना। नहीं नहीं, दो होगा इसमें। आरएस कॉन्फ़िगरेशन,
आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ने इसमें पढ़ा है ना, एकेडमिक में मैंने तुम लोग को बताया था कि क्लॉकवाइज घूमेगा तो आर बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ऐसे देखा था हम लोग ने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट अलग है पूरा, ठीक है। वो एकेडमिक के लेवल का था तो उसमें वैसे छोटे मोटे स्ट्रक्चर आते हैं, बट यहाँ पे तुमको कॉम्प्लिकेशन आएगा। तो कॉम्प्लिकेशन इसलिए आएगा कि जब हम लोग इजेड देखते थे तो किस रूल के बेस पे देखते थे, इजेड याद है किसी को? इजेड देखने के लिए पहले हम लोग एटॉमिक नंबर देखते थे, फिर एटॉमिक मास देखते थे, ठीक है। फिर रिंग का मैंने बताया था, चार पांच रूल्स बताए थे ना। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से तो एक बार काउंट होगा, डबल बॉन्ड से तो दो बार। उस रूल को हम लोग क्या बोल रहे थे? सीआईपी रूल, ऐसे नाम भी बताया था हमने। याद आया सबको? तो उसी रूल को फॉलो करके ना हम लोग देखते हैं क्या, आरएस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। राइट। जैसा अपने पास मान लो कोई फिशर प्रोजेक्शन है, सौहर, ये भी बताऊंगा मैं तुम लोग को बाद में वेज डैश का भी, पहले फिशर का देखो। मान लो ये स्ट्रक्चर है अपने पास, ठीक है। तो रूल्स क्या क्या है मालूम है? सबसे पहला रूल अपने पास ये है कि सारे नंबर असाइन कर दो। असाइन प्रायोरिटी बेस्ड ऑन सीआईपी रूल। सीआईपी रूल से तुमने जो सीखा है उनको इस प्रायोरिटी ऑर्डर में लगा दो। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? पहला नंबर। पहले हम लोग पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं, सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर किसका है? ब्रोमीन। फिर दूसरा ये, फिर तीसरा ये, फिर चौथा ये। सही है? ठीक। अब ठीक है, ये हो गया। इतना कर दिया हम लोग ने, प्रायोरिटी ऑर्डर में लगा दिया। फोर्थ वाली जो पोजीशन है उसको इग्नोर कर दो। पहला रूल ये है। सेकंड रूल मैंने क्या बोला? इग्नोर फोर्थ पोजीशन, ठीक है। फोर्थ पोजीशन को अगर मैं इग्नोर कर दूं तो मेरा काउंटिंग, मेरा ये कैसे जाएगा? वन से टू पे जाएगा और टू से कहां पे जाएगा? थ्री पे। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। थर्ड रूल अपना बोलता है कि अगर फोर्थ पोजीशन, ठीक है, फोर्थ पोजीशन अगर वर्टिकल है और तुम्हारा डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो उसका रोटेशन आर होगा, ठीक है। और फोर्थ पोजीशन अगर वर्टिकल पे है और कॉन्फ़िगरेशन एंटी है तो ये क्या हो जाएगा? S। इसको ऐसे पढ़ते देखो, फोर्थ पोजीशन अगर वर्टिकल डायरेक्शन में है और डायरेक्शन कैसा? क्लॉकवाइज है, तो अपना कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर। लेकिन अगर फोर्थ वर्टिकल पे है और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो क्या हो जाएगा? समझा? और फोर्थ अगर हॉरिजॉन्टल पे है और डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो सिनिस्टर होगा, नहीं तो आर हो जाएगा। समझा इसका मतलब? हाँ देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने क्या किया, रूल फर्स्ट मेरा क्या था कि मैंने प्रायोरिटी ऑर्डर से सीआईपी रूल को फॉलो करते हुए सबको वन टू थ्री पे लगा दिया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बोला, फोर्थ वाली पोजीशन को इग्नोर करो और डायरेक्शन देख लो कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने फोर्थ को इग्नोर किया, वन टू थ्री, मेरा डायरेक्शन कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब लास्ट रूल डिसाइड करता है कि वो एस कॉन्फ़िगरेशन है या आर है। क्या बोल रहा है? फोर्थ वाली पोजीशन अगर वर्टिकल पे है
दिख रहा है ना, फोर्थ वाली पोजीशन कहाँ वर्टिकल पे है, यहाँ पे कहीं आता तो क्या हो जाता हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो फोर्थ पोजीशन अगर वर्टिकल पे है और कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम्हारा क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता आर होता। बट फोर्थ वर्टिकल पे तो है, बट मेरा कॉन्फ़िगरेशन कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है क्या, नहीं, कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो फोर्थ पोजीशन अगर वर्टिकल है, अगर क्लॉकवाइज होता तो मैं आर लिखता, बट फोर्थ पोजीशन वर्टिकल पे है बट एंटी क्लॉकवाइज है, तो अब मैं क्या लिखूंगा एस। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ऐसा। क्लियर हुआ अभी। वैसे वैसे ही अगर फोर्थ पोजीशन मान लो तुम्हारी हॉरिजॉन्टल पे होती और डायरेक्शन क्लॉकवाइज निकलता, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है एस। लेकिन अगर फोर्थ हॉरिजॉन्टल पे होती और एंटी क्लॉकवाइज होता तो मैं क्या लिखता। तो ऐसे ध्यान में रखो वी सी आर और एच सी एस, अगर इनके अपोजिट आया तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, एटॉमिक नंबर के बेस पे 1 2 3 4। अब उसने मुझे क्या बोला था कि फोर्थ को इग्नोर करो और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज देखो, तो 1 से 2 पे जाएगा और 2 से 3 से, राइट, कौन सी डायरेक्शन हो रही है, क्लॉकवाइज। अब उसने क्या बोला है कि फोर्थ वाली पोजीशन को देखो हॉरिजॉन्टल पे है कि वर्टिकल पे, तो वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल क्लॉक क्या होता है आर, तो वर्टिकल पोजीशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो क्या होगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, समझा। इसका निकाल के बताओ।